सिर्फ एक गवर्नमेंट क्या करेगी, शक्तियों का प्रयोग। क्या भारत में भी ऐसा ही है? मैं आपसे प्रश्न पूछूं यदि, आप कहेंगे नहीं भैया, भारत में जो शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास भी हैं। यानी संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बना सकता है? सेंट्रल लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे कानून कौन बना सकता है? वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे जो लॉ मेकिंग होगी वो कौन करेगा? तो वो राज्य सरकार करेगी। यानी हमारे यहां तो सिर्फ एक सरकार प्रयोग नहीं करती, हमारे यहां सरकारें द्विस्तर पर इसका प्रयोग करती हैं, जिसको हम द्वैध शासन कहते हैं। छोटी सी, अच्छा मुझे बता सकते हो केंद्र, जो मैं आपसे पूछ रहा था अभी, संघ सूची और केंद्र सूची, इनका जो बंटवारा है ये कहां पर किया गया है? फटाफट से बताइए। तो शक्तियों का जो केंद्रीकरण होगा वो सिर्फ एक, क्या बोला मैंने, एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करेगी। अच्छा, एकात्मक सरकार की दूसरी बात समझिए, कुछ पॉइंट्स है। क्यों भैया फिर हमारे देश में एक सरकार क्यों नहीं है? अगर ब्रिटेन में, फ्रांस में और जापान में यह संभव है कि सिर्फ एक सरकार लोगों के हितों को पूरा कर पा रही है, तो हमारे यहां क्यों नहीं? तो आप पाएंगे ये जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है ये अक्सर उन देशों में होती है जिन देशों का एरिया कम हो या उनकी जनसंख्या कम हो। लेस एरिया और लेस पॉपुलेशन, भाई थोड़े लोग हैं तो एक गवर्नमेंट उनको कंट्रोल कर सकती है, उनके लिए नियम बना सकती है, उनके जो अपनी एम्बिशंस हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ति की जा सकती है। बड़ा आसान सी बात है। दूसरी चीज, यूनिटरी गवर्नमेंट, क्योंकि आप समझेंगे कि एकात्मक सरकार भारत में क्यों नहीं है। यहां पर क्या होता है दोस्त, जहां क्षेत्रफल कम होगा, लेकिन यहां पर एक बात और होती है, केंद्र और राज्य के बीच जो होंगे डिस्प्यूट्स वो कम होते हैं। हमारे देश में आपने देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं वो कितने ज्यादा होते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद होंगे वो कम होंगे। अब आप इस बात से क्या समझेंगे, क्योंकि आपका राज्य स्तर पर सरकार है ही नहीं, तो जो हमको झेलना पड़ता है द्वैध शासन में वो यहां पर नहीं होता है। छोटी सी बात है। तीसरी चीज, तीसरी चीज है यहां पर निर्णय जो होते हैं वो तेजी से होते हैं, क्योंकि हमारे यहां पर क्या है, चीजें केंद्र स्तर पर कभी राज्य सरकार उससे नाराज हो जाती है, कभी वहां पर उसका विरोध हो जाता है, कभी दंगे हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के। तो कहने का मतलब है कि जो निर्णय है वह तेजी से होते हैं। और अगली बात करें, ऐसी सरकारों में जो एकात्मक सरकार होती हैं वो कम खर्चीली सरकारें होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती हैं, डिसीजंस फास्ट होते हैं, लेस खर्चा कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि भैया जब स्तर ही नहीं है तो राज्य स्तर के चुनाव भी नहीं करवाने पड़ते होंगे, स्टेट में इलेक्शंस भी नहीं होंगे। छोटी सी बात है। एक सरकार हुई जिसमें सिर्फ एक सरकार शक्तियों का प्रयोग करे, ऐसी सरकार को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। ठीक है, दूसरी पर आते हैं। दूसरी है आपके सामने संघात्मक सरकार या संघात्मक संविधान। संघात्मक संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके क्या मायने होंगे जी? छोटे से शब्द लिखना और आसानी से फिर समझ पाएंगे। क्या होगा, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या बताया था मैंने, जहां शक्तियों का केंद्रीकरण हो, जहां शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, वहां तो सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया पावर्स को, यहां क्या कर दिया गया, डिसेंट्रलाइज्ड। यानी कि क्या कर दिया हमने, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी कि विकेंद्रीकरण का मतलब समझना, डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया हमने।
जैसे हमारे देश में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, केंद्र सरकार के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि राज्य सूची का कोई एक विषय बताइए, कोई एक, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा विषय कृषि, एग्रीकल्चर। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के किसानों के लिए कोई बिल लेके आना चाहती है, उनके हितों की सुरक्षा के लिए, तो वो ला सकती है या नहीं? यस और नो? आप कहेंगे जी भैया। यानी राज्य सरकार के पास अपने अधिकार भी हो गए, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में अधिकार किसके पास थे? सिर्फ एक गवर्नमेंट के। वही देखेगी पूरे देश के लिए, सभी जनता के, सभी वर्ग, सभी धर्म, हर एक कैटेगरी के लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी, वो डिसाइड करेगी। मैंने आपको बताया ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। लेकिन जहां शक्तियों का बंटवारा हो जाए, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो जाए, तो हम कह सकते हैं, तो शक्तियों का बंटवारा हो गया तो कैसी गवर्नमेंट बन गई? ड्यूअल गवर्नमेंट बन गई, द्वैध सरकार इसको हम कहते हैं। ऐसी सरकार को क्या कहा जाता है? द्वैध सरकार। दो, ड्यूअल का मतलब दो तरह की सरकारें हो गई, एक आपका सेंट्रल लेवल पर हो गई और एक आपका स्टेट लेवल पर हो गई। यानी एक केंद्र स्तर पर सरकार हो गई और एक आपका राज्य स्तर पर। चुटकी सी बात है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसे कंपैरिजन कीजिए इन चीजों का जो मैंने यहां पर बताई। भारत में क्या कम क्षेत्रफल है या कम जनसंख्या? कुछ भी नहीं है भैया। क्षेत्रफल भारत में बड़ा है, दुनिया का 7वां देश है। भारत का जो जनसंख्या है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जल्द ही हम पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे। 2011 के सेंसस के अनुसार हम लगभग 121 करोड़ लोग हैं। तो आप इतनी छोटी सी समझ आपकी विकसित हुई होगी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये होता है आपका जिन देशों के क्षेत्रफल बड़े होते हैं, एरियाज बड़े होते हैं, या जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, मोर पॉपुलेशन और बिग एरियाज, उनके लिए कैसा काम करेगा? संघात्मक संविधान। क्योंकि भाई अगर एक गवर्नमेंट रही और इतने सारे लोग या बड़े एरिया के जो हित हैं उनको नहीं सुरक्षित कर पाई, उनकी जो एम्बिशंस है उनको नहीं पूरा कर पाई, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। और नाराज हो जाएंगे तो फिर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फायदा नहीं है जिसमें लोग नाराज हों। तो क्या बोला? बड़े क्षेत्र के लिए हमेशा संघात्मक, कि भाई एक गवर्नमेंट तो रहेगी सेंट्रल में सबके ऊपर, लेकिन स्टेट में, जैसे भारत में कितने स्टेट है फटाफट से बताइए? 28 स्टेट्स हैं। तो उन सब अपने अपने राज्य के हिसाब से उनको भी शक्तियां दे दी गई कि भाई आप अपने लोगों की हितों की रक्षा हो, आप अपने हितों की, आप अपने नागरिकों की, आप अपने नागरिकों की, इस तरह 28 को, और फिर उन सब के ऊपर एक क्या बना दिया गया? केंद्र सरकार को। ओके, दूसरा पॉइंट क्या बनता है यहां पर? देखना, पिछले से कंपैरिजन करेंगे। केंद्र और राज्य के बीच, क्योंकि यहां पर राज्य स्तर पर शक्ति ही नहीं थी तो विवाद भी नहीं थे, लेकिन यहां पर बताएंगे केंद्र और राज्य स्तर पर क्या होंगे? केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद, डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स आर ओरिजिन्ड, उनकी उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। और यदि दोनों के बीच में विवाद है तो क्या जो डिसीजंस हैं वो डिले होंगे या नहीं होंगे? निर्णयों में देरी होगी या नहीं होगी? किसी भी एग्जीक्यूशन में टाइम लगेगा या नहीं? किसी भी प्लानिंग में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल ठीक है। चौथा कंपैरिजन करेंगे, ये कम खर्चीली थी, ये क्या हो जाएगी आपका? क्योंकि राज्य स्तर पर अलग से चुनाव होंगे, टाइम लग रहा है किसी भी चीज में, जब समय लग रहा हो, निर्णयों में देरी हो रही हो, तो खर्चे अपने आप ही बढ़ जाते हैं। मोर एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। छोटी सी बात क्लियर है? अब मैं आपसे कहूं कि भारत का आपको क्या लगता है कि भारत में एकात्मक संविधान है या फिर संघात्मक संविधान है? आप कहोगे भैया मुझे तो यहां ज्यादा लग रहे हैं चांसेस कि एकात्मक तो बिल्कुल नहीं है, एक सरकार तो बिल्कुल नहीं है। हमको तो भैया ये दिख रहा है कि यहां पर शक्तियों का बंटवारा भी है, केंद्र और राज्य में शक्तियों को बांटा भी गया है। तो क्या हम भारत के संविधान को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में रख सकते हैं? आप कहेंगे नहीं, संघात्मक ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं फेडरल में रखेंगे। तो क्या भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है? तो इसका मतलब है
कि हम गलत बोल रहे हैं। भारत का संविधान ना तो एकात्मक है ना संघात्मक है, दोनों का मिश्रण है। भारत के संविधान में एकात्मकता के भी गुण पाए जाते हैं। कैसे भैया? सोच के देखिए, जब हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है तो पावर्स किसके पास में हो जाती हैं? नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो पावर किसके पास में होंगी? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। जब हमारे देश में आपातकाल होता है तो पावर्स आपका सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास में होती हैं, सिर्फ एक सरकार के पास में, जो नेशनल, जो सेंट्रल लेवल पे होती है। तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट कैसी हो जाती है? यूनिटरी। और जनरली आप देखो तो राज्य के पास भी अधिकार हैं और सेंट्रल के पास भी अधिकार है, यानी कि हमारी जो सरकार है कभी संघात्मक हो जाती है और कभी एकात्मक। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? अर्ध संघात्मक। क्यों भैया? जब कभी एकात्मक होती है, कभी संघात्मक होती है, तो फिर अर्ध एकात्मक क्यों नहीं कहते, अर्ध संघात्मक ही क्यों कहते हैं? अगर कभी यूनिटरी गवर्नमेंट है और कभी आपका फेडरल है, तो फिर हम उसको क्वासी फेडरल ही क्यों बोल रहे हैं? उसको हम क्वासी यूनिटरी क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्वेश्चन है या नहीं है? सोचो, अब इसी बात को क्लियर करना है। तो यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो? एक पॉइंट और लिख लेंगे, अच्छा से समझ में आएगा। जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो पूरी होती हैं इसमें। रीजनल एम्बिशंस मतलब पूर्ण तो नहीं लिख सकते, पूर्ण हो सकती हैं, लेकिन क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं जो आपका रीजनल, अब गवर्नमेंट ना पूरी करे लोगों की इच्छाओं को, जरूरी थोड़ी है। रीजनल एम्बिशंस की बात यहां पर होती है, लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट है वहां पर छोटे छोटे क्षेत्र से जो समस्याएं हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो उसका एक ड्रॉबैक है। ये बेनिफिट है संघात्मक का कि भाई स्टेट में गवर्नमेंट है तो वो अपने यहाँ की बातों को पहुंचाएगी केंद्र सरकार तक। हमारे लोगों की समस्याएं हैं, हमारे लोगों की समस्याएं हैं, हमारे लोगों को ये पैसा चाहिए, हमारे लोगों को ये योजना चाहिए, हमारे लोगों को इस तरह की शिक्षा चाहिए। बात समझ पाए? क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी इसमें शामिल होती हैं, संघात्मक संविधान उनका ध्यान रखता है, ठीक है। और इनका संविधान मैंने बताया, संघात्मक जो संविधान होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे? लिखित संविधान होंगे। क्योंकि भाई अगर पावर्स को बांटा गया है सेंट्रल और स्टेट में, मैंने कहा अगर पावर्स को बांटा गया है सेंट्रल और स्टेट में, तो ये लिखा हुआ तो होना चाहिए कि किसको कौन सी मिलेंगी। जैसे भाई हमारे यहाँ पे आप, मैं आपसे पूछूं 7वीं अनुसूची में संघ सूची को कितने विषय दिए गए हैं, सेंट्रल लिस्ट को कितने विषय दिए गए हैं? अगर लिखा हुआ नहीं होता तो पहले 97 थे, अभी 100 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं पूछूं आपसे राज्य सूची को कितने विषय दिए गए हैं, फटाफट से बताएं। तो यहाँ के 5 विषय हटा करके समवर्ती सूची को दे दिए गए, वहां 47 से 52 हो गए, यहाँ 66 सब्जेक्ट थे, 5 घट के 61 रह गए। कितने हो गए? 61 रह गए। तो ये बातें लिखित में होनी चाहिए, यस और नो। अरे अपने ब्रेन का यूज कर पा रहे हो थोड़ा बहुत या नहीं? उनकी तरह मत रहना जो एक वीडियो में पूरा संविधान तुमको पढ़ा देते हैं, एक वीडियो में नहीं सीख पाओगे कुछ भी। समझ पा रहे हो? सीखना बहुत अच्छे से। मैं हमेशा कहता हूँ जब हम विषय को पढ़ेंगे तो उसको आप पढ़ा पाएंगे, बस इतना भर प्रयास होता है कि आप उसको भविष्य में पढ़ा पाएंगे, बाकी दूसरा कोई प्रयास नहीं है उसमें। मेरी जगह कल आप हो, कॉमन सी बात है। तीसरी चीज पर आते हैं। तीसरी चीज है कि एक पॉइंट लिख लेना, वापस लौट के आना पड़ेगा हमको इस बिंदु पर। भारत का संविधान, भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, QUASI, क्वासी फेडरल। किसका स्टेटमेंट है ये? तो आप याद रख लेना, ये KC वियर ने कहा है। ये चसल में पूछा गया था दोस्त आपसे, अभी मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन। KC वियर ने इस बात को कहा है। क्वेश्चन दिखाएं, आंसर करना, तब हम वापस टॉपिक पर लौट के आएंगे। KC वियर का स्टेटमेंट, KC वियर का स्टेटमेंट।